Like, subscribe, and press the bell icon for new updates. अध्याय 4। चाबियों का रखवाला। भड़ाम! किसी ने दोबारा दरवाजा खटखटाया। डडली चौंक कर जागा। बम कहाँ फटा? उसने मूर्खों की तरह पूछा। तभी उनके पीछे धमाका हुआ और वर्नॉन अंकल कमरे में फिसलते हुए आए। उनके हाथ में राइफल थी। अब सबको पता चल गया कि उस लंबे पतले पैकेट में क्या था जो वे खरीद कर लाए थे। कौन है? वे चिल्लाए। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, मेरे पास बंदूक है। कुछ पल खामोशी रही, फिर धड़ाक! दरवाजे को इतनी ताकत से धक्का दिया गया कि उसके कब्जे उखड़ गए और जब दरवाजा जमीन पर गिरा तो उसकी आवाज ने कान के पर्दे हिला दिए। दरवाजे की चौखट पर एक भीमकाय आदमी खड़ा था। लंबे खिचड़ी बालों और जंगली उलझी दाढ़ी की वजह से उसका चेहरा लगभग पूरी तरह से छुप गया था, परंतु उसकी आंखें काले बीटल की तरह उसके बालों के बीच से चमक रही थीं। भीमकाय आदमी को झोपड़ी में घुसने के लिए अपने शरीर को सिकोड़ना पड़ा और अंदर आते समय वह झुक गया ताकि उसका सिर छत से न टकरा जाए। उसने झुककर दरवाजा उठाया और उसे आसानी से दोबारा चौखट में लगा दिया। बाहर से आ रही तूफान की आवाज अब थोड़ी कम हो गई। वह मुड़कर उन लोगों को देखने लगा। कोई एक कप चाय पिलाएगा? सफर आसान नहीं था। उसने सोफे की तरफ कदम बढ़ाए जहां डडली दहशत के मारे जमा बैठा था। मोटे थुलथुल, दूर हट! अजनबी ने कहा। डडली ने चूं चूं जैसी आवाज निकाली और अपनी माँ के पीछे छुपने के लिए दौड़ लगा दी, जो डरी हुई और सहमी सी वर्नॉन अंकल के पीछे दुबकी हुई थी। और ये रहा हैरी, भीमकाय आदमी ने कहा। हैरी ने उस खूंखार जंगली धुंधले चेहरे को देखा। भीमकाय आदमी की बीटल जैसी चमकती आंखें मुस्कुरा रही थी। हैरी, हमने तुम्हें तब से नहीं देखा जब तुम बहुत छोटे थे, भीमकाय आदमी ने कहा। तुम काफी हद तक अपने डैडी की तरह दिखते हो, परंतु तुम्हारी आंखें बिल्कुल तुम्हारी मम्मी की जैसी हैं। वर्नॉन अंकल के मुंह से एक अजीब सी खरखराती आवाज निकली। मैं कह देता हूँ अब तत्काल यहाँ से चले जाएं, सर, उन्होंने कहा। आप जबरदस्ती घुस आए हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अपना मुंह बंद रखो, डसली डरपोक कहीं के, भीमकाय आदमी ने कहा। उसने सोफे के पिछले हिस्से की तरफ हाथ बढ़ाया। वर्नॉन अंकल के हाथ से बंदूक छीन कर उसे इतनी आसानी से मोड़ दिया जैसे वह रबड़ की बनी हो, और फिर उसे कमरे के कोने में फेंक दिया। वर्नॉन अंकल ने एक और अजीब सी आवाज निकाली, जैसे किसी चूहे पर पैर रख दिया गया हो। भीमकाय आदमी ने डसली परिवार की तरफ पीट करते हुए कहा। हैप्पी बर्थडे हैरी, हम तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। शायद रास्ते में कहीं हम इसके ऊपर बैठ गए होंगे, पर लगता है इसका स्वाद अच्छा ही होगा। अपने काले ओवरकोट की अंदर वाली जेब से उसने थोड़ा दबा हुआ पैकेट निकाला। हैरी ने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर एक बड़ा चिपचिपा चॉकलेट केक था जिस पर हरी चाशनी में लिखा था, हैप्पी बर्थडे हैरी। हैरी ने भीमकाय आदमी की तरफ देखा। वो कहना चाहता था धन्यवाद, परंतु यह शब्द मुंह तक आते आते गुम हो गए और उसके मुंह से धन्यवाद के बजाय यह निकला, आप कौन हैं? भीमकाय आदमी हंसा। सही बात है, हमने अपना परिचय तो दिया ही नहीं। हम रूबियस हैग्रिड हैं, हॉगवर्ट्स की चाबियों और मैदान के रखवाले। फिर उसने अपना विशालकाय हाथ बढ़ाया और हाथ मिलाते समय हैरी की बाह को हिलाकर रख दिया। तो चाय के बारे में क्या ख्याल है? उसने अपने दोनों हाथ मलते हुए कहा। वैसे अगर तुम्हारे पास कोई ज्यादा जोरदार चीज हो तो हम उसके लिए भी मना नहीं करेंगे। उसकी नज़र खाली अंगीठी पर पड़ी जिसमें सिकड़े हुए चिप्स के पैकेट पड़े थे। उसने नाक भौं सिकोड़ी, फिर वह अंगीठी पर झुका। वे लोग यह तो नहीं देख पाए कि उसने क्या किया, परंतु जब वह एक पल बाद हटा तो वहां पर आग की तेज लपटें धधक रही थीं। आग की वजह से सीली पड़ी झोपड़ी में लहराती हुई रोशनी भर गई और हैरी को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह गर्म पानी के टब में बैठ गया हो। भीमकाय आदमी एक बार फिर सोफे पर बैठ गया जो उसके वजन से दबा जा रहा था। वो अपने कोट की जेबों से ढेर सारा सामान निकालने में लगा था। तांबे की केतली, कबाब का दबा हुआ पैकेट, पोकर, चाय की पतीली, लकड़ी के कई मग और एक गहरे रंग की बोतल जिसमें से उसने चाय बनाने के पहले एक घूंट पिया। जल्दी ही भुन रहे कबाबों की आवाज और खुशबू झोपड़ी में भर गई। जब भीमकाय आदमी काम कर रहा था तो सब चुपचाप रहे, परंतु जब उसने 6 मोटे रसदार हल्के भुने कबाब पोकर से बाहर निकाले तो डडली थोड़ा छटपटाया। वर्नॉन अंकल ने तेजी से कहा, डडली, उसकी दी कोई चीज मत छूना। भीमकाय आदमी ने ठहाका लगाया। तुम्हारे मोटे थुलथुल बेटे को और मोटा करने की कोई जरूरत नहीं है, डसली, चिंता मत करो।
उसने हैरी को कबाब दिए, जो इतना भूखा था कि उसे लगा जैसे उसने इतनी अच्छी चीज पहले कभी नहीं खाई थी। पर अब भी वह अपनी आंखें भीमकाय आदमी पर से हटा नहीं पा रहा था। आखिरकार जब किसी ने कुछ नहीं बताया तो उसने आगे कहा, माफ कीजिए, परंतु मैं अब भी सचमुच नहीं जानता कि आप कौन हैं। भीमकाय आदमी ने चाय का एक घूंट लिया और हथेली के पिछले हिस्से से अपना मुंह पोंछा। हमें हैग्रिड कहो, उसने कहा। सभी हमें इसी नाम से बुलाते हैं, और जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, हम हॉगवर्ट्स में चाबियों के रखवाले हैं। वैसे तुम हॉगवर्ट्स के बारे में तो सब कुछ जानते ही होगे। अरे नहीं, हैरी बोला। हैग्रिड को जैसे सांप सूंघ गया। सॉरी, हैरी ने तत्काल कहा। सॉरी? हैग्रिड गरजा और डसली परिवार को घूरने लगा, जो छायाओं के पीछे छुपे थे। सॉरी तुम्हें नहीं, उन्हें कहना चाहिए। हम जानते थे कि तुम्हें चिट्ठियां नहीं मिल रही थी, परंतु हमने यह कभी नहीं सोचा कि तुमने हॉगवर्ट्स का नाम भी नहीं सुना होगा। कसम से, क्या तुमने कभी नहीं सोचा कि तुम्हारी मम्मी डैडी ने यह सब कहाँ सीखा? क्या सीखा? हैरी ने पूछा। क्या सीखा? हैग्रिड गरजा। जरा एक मिनट ठहरो। वह उछलकर खड़ा हो गया। हैग्रिड गुस्से में पूरी झोपड़ी के आकार का लग रहा था। डसली परिवार दीवार से चिपककर दुबका खड़ा था। क्या इसका यह मतलब है? वो डसली पति पत्नी की तरफ देखकर घुर्राया कि यह बच्चा किसी भी चीज के बारे में कुछ भी नहीं जानता। हैरी को लगा कि अब बात हद से आगे बढ़ गई है। वह स्कूल जाता था और उसके नंबर भी बुरे नहीं आते थे। मैं कुछ चीजें जानता हूँ, उसने कहा। देखिए, मैं गणित वगैरह अच्छे से कर सकता हूँ। परंतु हैग्रिड ने अपना हाथ हवा में लहराया और कहा, मेरा मतलब है हमारी दुनिया के बारे में। तुम्हारी दुनिया, हमारी दुनिया, तुम्हारे मम्मी डैडी की दुनिया। कौन सी दुनिया? ऐसा लग रहा था जैसे हैग्रिड किसी बम की तरह बस फटने वाला था। डर्सली! वह गरजा। वर्नॉन अंकल का चेहरा बहुत पीला पड़ गया और वे फुसफुसा कर काएं काएं जैसे कुछ बोले। हैग्रिड हैरी को हैरानी से घूर रहा था। परंतु तुम्हें अपने मम्मी डैडी के बारे में पता होना चाहिए, उसने कहा। हमारा मतलब है वे लोग मशहूर हैं, तुम भी मशहूर हो। क्या? मेरे मम्मी डैडी मशहूर हैं? क्या सचमुच? तुम्हें नहीं पता? तुम्हें नहीं पता? हैग्रिड ने अपने बालों में उंगलियां फिराई और हक्का बक्का होकर हैरी को घूरने लगा। तुम्हें सचमुच नहीं पता कि तुम क्या हो? उसने अंत में पूछा। वर्नॉन अंकल की आवाज अचानक वापस लौट आई। रुक जाइए, उन्होंने आदेश दिया। यहीं पर रुक जाइए सर, मैं आपको मना करता हूँ कि आप इस लड़के को कुछ भी न बताएं। वर्नॉन डसली से ज्यादा बहादुर आदमी भी हैग्रिड की गुस्से भरी निगाह से दहल जाता। जब हैग्रिड बोला तो उसका हर शब्द गुस्से के मारे थरथरा रहा था। तुमने उसे कुछ भी नहीं बताया? तुमने उसे कभी नहीं बताया कि उस चिट्ठी में क्या था जो डंबलडोर उसके लिए छोड़ गए थे? हम वहीं थे, हमने अपनी आंखों से डंबलडोर को चिट्ठी छोड़ते देखा था। डर्सली, तुमने इतने सालों तक उससे ये बात छुपा कर रखी। कौन सी बात छुपा कर रखी? हैरी ने उत्सुकता से पूछा। ठहर जाइए, मैं आपको मना कर रहा हूँ, आतंकित होकर वर्नॉन अंकल चीखे। पिटूनिया आंटी ने घबराकर सिसकारी भरी। तुम दोनों भाड़ में जाओ और जाकर अपना सिर धुनो, हैग्रिड ने कहा। तुम एक जादूगर हो, हैरी। झोपड़ी के अंदर खामोशी थी। सिर्फ समुद्र और सीटी बजती हवा की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैं क्या हूँ? हैरी ने तेज तेज सांस लेते हुए कहा। जादूगर, और क्या? हैग्रिड ने कहा और सोफे पर एक बार फिर बैठ गया, जो उसके बोझ से दबकर कहराता हुआ थोड़ा और नीचे धंसा। और हम कहते हैं तुम बहुत अच्छे जादूगर हो, बस तुम्हें कुछ साल तक सीखने की जरूरत है। तुम जिन मम्मी डैडी के बेटे हो, उनका बेटा और हो भी क्या सकता है। और हमें लगता है अब समय आ चुका है कि तुम अपनी चिट्ठी पढ़ लो। हैरी ने अपना हाथ बढ़ाया और आखिरकार उस पीले लिफाफे को ले लिया जिस पर हरी स्याही में पता लिखा था। मिस्टर एच पॉटर, फर्श, चट्टान पर बनी झोपड़ी, समुद्र। उसने चिट्ठी बाहर निकाली और पढ़ने लगा। हॉगवर्ट्स जादूगरी और तंत्र का विद्यालय, हेडमास्टर एल्बस डंबलडोर, ऑर्डर ऑफ मर्लिन फर्स्ट क्लास, ग्रैंड सॉर्सरर, चीफ वॉरलॉक, सुप्रीम मगवम्प, इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ विजार्ड्स। डियर मिस्टर पॉटर, हमें आपको सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि आपको हॉगवर्ट्स जादूगरी और तंत्र विद्यालय के लिए स्वीकार कर लिया गया है। आवश्यक किताबों और उपकरणों की सूची साथ में लगी है। स्कूल 1 सितंबर से शुरू होगा। हम 31 जुलाई तक आपके उल्लू आने का इंतजार करेंगे। आपकी मिनर्वा मैगोनिकल, डिप्टी हेडमिस्ट्रेस। हैरी के दिमाग में पटाखों की तरह कई सवाल फूट रहे थे और वह यह फैसला नहीं कर पा रहा था कि पहले कौन सा पूछे। कुछ मिनट बाद वह अटक अटक कर बोला, वे मेरे उल्लू का इंतजार करेंगे, इसका क्या मतलब है? तूफान की आंख, इससे मुझे याद आया।
हैग्रिड ने कहा और उसने अपने माथे पर इतनी जमकर हाथ मारा कि उससे कई घोड़ा गाड़ी पलट सकती थी। इसके बाद उसने अपने ओवरकोट के अंदर की दूसरी जेब में से एक उल्लू निकाला, एक असली जिंदा थोड़ा परेशान दिख रहा उल्लू, एक लंबी कलम और चमड़े का एक कागज भी। अपने दांतों में जीभ दबाकर उसने चिट्ठी लिखी जिसे हैरी दूसरी तरफ से पढ़ सकता था। डियर मिस्टर डम्बलडोर, हैरी को उसकी चिट्ठी दे दी है। हम कल उसका सामान खरीदने के लिए उसे ले जा रहे हैं। मौसम भयानक है। आशा है आप सकुशल होंगे। हैग्रिड। हैग्रिड ने चिट्ठी मोड़ी और उसे उल्लू को पकड़ा दिया, जिसने उसे अपनी चोंच में दबा लिया। इसके बाद हैग्रिड दरवाजे तक गया और उल्लू को तूफान में उछाल दिया। फिर वो वापस आया और बैठ गया, जैसे यह करना उतना ही सामान्य हो जैसे फोन पर बात करना। हैरी को ध्यान आया कि उसका मुंह खुला हुआ है और उसने उसे तत्काल बंद कर लिया। हम कहाँ थे? हैग्रिड ने कहा, परंतु उसी समय वर्नॉन अंकल आग की रोशनी में आगे आए। उनका चेहरा राख जैसा था, परंतु वे बहुत नाराज लग रहे थे। वह कहीं नहीं जाएगा, उन्होंने कहा। हैग्रिड गुरगुराया और बोला, हम देखना चाहेंगे कि तुम जैसा बड़ा मगलू उसे कैसे रोक सकता है। क्या? हैरी ने दिलचस्पी से पूछा। मगलू, हैग्रिड ने कहा, जो जादू न जाने। हम लोग जादू न जानने वाले लोगों को इसी नाम से पुकारते हैं, और यह तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम दुनिया के सबसे बड़े मगलू परिवार में बड़े हुए हो। जब हमने इसे रखा था तो हमने कसम खाई थी कि ये सब बकवास बंद कर देंगे, वर्नॉन अंकल ने कहा। हमने कसम खाई थी कि हम उसके अंदर से सारे कचरे को बाहर निकाल देंगे। जादूगर। आपको पता था? हैरी ने कहा। आपको पता था मैं जादूगर हूँ? पता था, पिटूनिया आंटी अचानक चीखी। हाँ, पता था, बिल्कुल पता था। तुम जादूगर कैसे नहीं होते, क्योंकि मेरी पागल बहन भी तो यही थी। उसे भी इस तरह की चिट्ठी मिली थी और वह इसी स्कूल में चली गई थी। छुट्टियों में जब वह घर आती थी तो उसकी जेब में मेढक के बच्चे भरे होते थे और वह चाय के कप को चूहे में बदलती रहती थी। मैं ही अकेली ऐसी थी जो उसकी असलियत जानती थी। वह दीवानी हो गई थी, परंतु मेरे मम्मी डैडी तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। अरे नहीं, हमारी लिली तो ये थी, हमारी लिली तो वो थी। उन सबको तो गर्व था कि उनके घर में भी एक जादूगरनी थी। वे एक लंबी सांस लेने के लिए रुकी और फिर बोली। ऐसा लगा जैसे वे कई सालों से यह भड़ास निकालना चाहती थी। फिर वहां उसे स्कूल में पॉटर मिला और दोनों ने शादी कर ली। फिर तुम पैदा हुए और जाहिर है मैं जानती थी तुम भी उन्हीं की तरह के बनोगे, उतने ही अजीब, उतने ही पागल। और फिर एक धमाके में उन लोगों की जान चली गई और तुम हमारे पल्ले पड़ गए। हैरी का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। जैसे ही उसकी बोलने की शक्ति वापस आई, उसने कहा, धमाके में? आपने तो मुझे बताया था कि वो लोग कार एक्सीडेंट में मरे थे। कार एक्सीडेंट? हैग्रिड दहाड़ा। वो इतने गुस्से से कूदा कि डस्ली परिवार अपने कोने में पीछे की तरफ खिसक गए। लिली और जेम्स पॉटर कार एक्सीडेंट में कैसे मर सकते हैं? यह बकवास है, सरासर झूठ है। हैरी पॉटर अपनी खुद की कहानी नहीं जानता, जबकि हमारी दुनिया का हर बच्चा उसका नाम जानता है। परंतु क्यों? क्या हुआ था? हैरी ने जल्दी से पूछा। हैग्रिड के चेहरे से गुस्सा गायब हो गया। वो अचानक चिंतित दिखाई देने लगा। हमें इस बात की उम्मीद नहीं थी, उसने धीमी और परेशान आवाज में कहा। जब डंबलडोर ने हमसे कहा था कि तुम्हें लाने में दिक्कत हो सकती है, तो हमें अंदाजा नहीं था कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं होगा। वैसे हैरी, हमें नहीं मालूम कि तुम्हें बताने के लिए हम सही आदमी हैं या नहीं, परंतु किसी न किसी को तो बताना ही पड़ेगा। बिना यह जाने तुम हॉगवर्ट्स कैसे जा सकते हो? उसने डस्ली की तरफ नफरत से देखा। तो अच्छा यह होगा कि तुम उतना जान लो जितना हम तुम्हें बता सकते हैं, परंतु ध्यान रखना, हम तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकते। यह एक बहुत बड़ा रहस्य है। हम तुम्हें सिर्फ कुछ बातें ही बता सकते हैं। वह बैठ गया और कुछ पल तक आग को देखते रहने के बाद उसने कहा, हमें लगता है कि बात शुरू होती है उस जादूगर से जिसका नाम था, परंतु यकीन नहीं होता कि तुम उसका नाम नहीं जानते, जबकि हमारी दुनिया में हर कोई उसका नाम जानता है। कौन? देखो, अगर हमारा बस चलता तो हम उसका नाम कभी नहीं लेते। कोई भी उसका नाम कभी लेना पसंद नहीं करता। पर क्यों? तूफान की आंख हैरी, अब भी लोग डरे हुए हैं। हे भगवान, इस बात को समझाना कितना मुश्किल है। देखो, वो एक ऐसा जादूगर था जो गलत रास्ते पर चला गया और वह इस रास्ते पर बहुत आगे चला गया। इससे भी बुरा, बुरे से भी बुरा, उसका नाम था। हैग्रिड ने मुंह खोला, परंतु शब्द बाहर नहीं निकले। आप लिखकर बता दें, हैरी ने सुझाव दिया। नहीं, हमें उसके नाम की स्पेलिंग नहीं आती। ठीक है, वोल्डेमॉर्ट। हैग्रिड को कपकपी छूट गई। अब दोबारा हमसे उसका नाम मत कहलवाना। बहरहाल यह जादूगर आज से करीब 20 साल पहले दूसरे जादूगरों को अपने दल में शामिल कर रहा था।
कई जादूगर उसके दल में चले गए। कुछ तो डरे हुए थे, कुछ उसकी ताकत से थोड़ा सा हिस्सा चाहते थे, क्योंकि वह अपने आप को सचमुच ताकतवर बना चुका था। बहुत बुरे दिन थे हैरी। कोई नहीं जानता था कि किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं। अजनबी जादूगरों या जादूगरनियों से दोस्ती करने की हिम्मत नहीं होती थी। भयानक घटनाएं होने लगी। वह सिंहासन की तरफ बढ़ रहा था। जाहिर है कुछ लोग उसके खिलाफ लड़े और उसने उन्हें मार डाला, भयानक तरीके से। हॉगवर्ट्स इकलौती ऐसी जगह थी जहां खतरा नहीं था। हमें लगता है कि डंबलडोर ही अकेले इस जादूगर थे जिनसे तुम जानते हो कौन डरता था। स्कूल पर कब्जा जमाने की उसकी हिम्मत नहीं थी, कम से कम उस समय तो नहीं थी। अब जहाँ तक हम जानते हैं तुम्हारे मम्मी डैडी बहुत अच्छे जादूगर थे। अपने स्कूल के दिनों में वे हॉगवर्ट्स में हेड बॉय और हेड गर्ल थे। ये रहस्य है कि तुम जानते हो कौन ने उन्हें अपनी तरफ मिलाने की इससे पहले कोशिश क्यों नहीं की। शायद वो जानता था कि वे डंबलडोर के इतने करीब थे कि काले जादू की तरफ कभी नहीं जाएंगे। या शायद उसने सोचा हो कि वह उन्हें राजी कर लेगा, या फिर शायद वह सिर्फ उन्हें अपने रास्ते से हटाना चाहता था। हम तो बस इतना जानते हैं कि वह 10 साल पहले हेलोवीन के दिन उस गांव में गया जहां तुम्हारा परिवार रहता था जब तुम सिर्फ 1 साल के थे। वह तुम्हारे घर गया और हैग्रिड ने अचानक एक बहुत गंदा धब्बेदार रुमाल निकाला और इतनी जोर से नाक छिनकी मानो कोहरे की चेतावनी देने वाला बिगुल बज रहा हो। सॉरी, उसने कहा, परंतु ये बहुत दुख भरी कहानी है। हम तुम्हारे मम्मी डैडी को जानते थे और उनसे अच्छे लोग दुनिया में नहीं मिल सकते। खैर, तुम जानते हो कौन ने उन्हें मार डाला। और दरअसल हैरानी की बात यह है उसने तुम्हें भी मारने की कोशिश की। हमें लगता है वो तुम्हारे पूरे खानदान को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहता था, या शायद उसे तब तक दूसरों की जान लेने में मजा आने लगा था, परंतु वो ऐसा नहीं कर सका। कभी तुमने सोचा कि तुम्हारे माथे पर यह अजीब सा निशान कैसे आया? यह कोई मामूली खरोच नहीं है हैरी। ऐसा घाव तब आता है जब कोई शैतान किसी को शक्तिशाली और बुरा शाप देता है। तुम्हारे मम्मी डैडी और घर को तो उसने पहले ही मिटा दिया था, परंतु उसका जादू तुम पर नहीं चल पाया हैरी, और इसलिए तुम मशहूर हो। उसने जिन लोगों को मारने का फैसला किया उसमें आज तक एक भी नहीं जिंदा बचा, कोई भी नहीं सिवाय तुम्हारे। और उसने अपने जमाने के बड़े बड़े जादूगरों को मार डाला। मैकिनॉस, बोन्स, प्रिवेट्स। तुम तो छोटे से बच्चे थे और फिर भी तुम जिंदा बच गए। हैरी के दिमाग में बहुत दर्दनाक विचार आ रहे थे। जब हैग्रिड की कहानी खत्म हुई तो एक बार फिर हैरी ने हरी रोशनी की चकाचौंध देखी, और उसे वह पहले से भी ज्यादा साफ दिखी। अब उसे कुछ याद भी आया। जीवन में पहली बार एक तेज, भावहीन, क्रूर हंसी। हैग्रिड उसे दुख भरी निगाहों से देख रहा था। तबाह हो चुके घर में से तुम्हें हम खुद निकाल कर लाए थे, डंबलडोर के कहने पर। फिर हम तुम्हें इन लोगों के पास लाए। बकवास बहुत हो चुकी, वर्नॉन अंकल ने कहा। हैरी उछल पड़ा। वह लगभग भूल ही गया था कि डर्सली परिवार भी वहां पर था। निश्चित रूप से ऐसा लग रहा था जैसे वर्नॉन अंकल की हिम्मत वापस लौट आई थी। वे हैग्रिड को खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे और उनकी मुट्ठी तनी हुई थी। अब कान खोलकर सुन लो लड़के, उन्होंने गुस्से से कहा। मैं मानता हूँ कि तुम थोड़े अजीब हो, परंतु इतने अजीब भी नहीं कि जमकर पिटाई करने से तुम्हारा इलाज ना हो सके। और जहाँ तक तुम्हारे माता पिता के बारे में कही गई बातों का सवाल है, तो ये सच है कि वे जादूगर थे। मैं इस बात से इनकार नहीं करता, पर मुझे लगता है कि दुनिया उनके बिना ज्यादा अच्छी तरह चल रही है। उन्हें वही मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। इन जादूगरों से घुलने मिलने का नतीजा यही होता है। मुझे ऐसी ही उम्मीद थी। हमेशा जानता था कि उनका अंत बुरा ही होगा। परंतु उसी पल हैग्रिड सोफे से उछला और उसने अपनी कोट के अंदर से एक टूटी फूटी गुलाबी छतरी निकाली। इसे वर्नॉन अंकल पर तलवार की तरह तानते हुए उसने कहा, हम तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं डर्सली, हम तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं। आगे एक भी शब्द कहा तो। दाढ़ी वाले भीमकाय आदमी के हाथ में छतरी की नोक भाले की तरह दिख रही थी। घायल होने के खतरे को देखते हुए वर्नॉन अंकल की हिम्मत एक बार फिर जवाब दे गई। वे दीवार से पूरी तरह टिक गए और खामोश हो गए। अब ठीक है, हैग्रिड ने कहा, जो गहरी सांस लेते हुए एक बार फिर सोफे पर बैठ गया, और इस बार सोफा इतना धंस गया कि फर्श से जा लगा। इस बीच हैरी को बहुत से सवाल पूछने थे, सैकड़ों सवाल। परंतु सॉरी, मेरा मतलब है तुम जानते हो कौन का क्या हुआ? अच्छा सवाल है हैरी। गायब हो गया, खत्म हो गया उसी रात को जिस रात को उसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। इस वजह से तुम और भी ज्यादा मशहूर हो गए। यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। देखो, वो दिनों दिन ज्यादा ताकतवर होता जा रहा था, फिर वह क्यों चला गया? कुछ लोग कहते हैं कि वह मर गया। हमें लगता है यह बेकार की बात है। हमें नहीं लगता उसमें इतनी इंसानियत थी कि वो मर जाता। कुछ लोग कहते हैं कि वह अब भी कहीं पर है और अपना समय काट रहा है, परंतु हमें इस पर भी विश्वास नहीं है। जो लोग उसकी तरफ थे अब वह हमारी तरफ लौट आए हैं।
कुछ तो जैसे लंबे समय तक बेहोश रहने के बाद होश में आए। अगर वह वापस आ रहा होता तो हमें नहीं लगता कि यह लोग लौटकर हमारी तरफ आ सकते थे। हम में से ज़्यादातर लोगों का मानना है कि वह अब भी कहीं पर है, परंतु उसकी शक्तियाँ चली गई हैं। वो इतना कमज़ोर हो गया है कि अब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज़ थी हैरी जिसने उसे ख़त्म कर दिया था। उस रात को ऐसा कुछ हुआ था जिसकी उसे कतई उम्मीद नहीं थी। हम नहीं जानते कि वह क्या था, कोई भी नहीं जानता, परंतु तुम्हारे अंदर कोई ऐसी चीज़ थी जिसने उसकी गिल्लियाँ बिखेर दीं। हैग्रिड की आंखों में हैरी के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव झलक रहा था, परंतु हैरी खुशी और गर्व का अनुभव करने के बजाय सोच रहा था कि कहीं कोई भयानक गलती हुई है। जादूगर और वह, ये कैसे संभव हो सकता था? जिंदगी भर वो डडली से मार खाता रहा, पिटूनिया आंटी और वर्नॉन अंकल की दहशत में रहा। अगर वो सचमुच जादूगर होता तो जब वे लोग उसे अलमारी में बंद रखते थे तो वे मस्सेदार मेढक में क्यों नहीं बदल जाते थे? अगर उसने कभी दुनिया के सबसे बड़े जादूगर को पछाड़ दिया था तो फिर डडली उसे हमेशा फुटबॉल की तरह किक कैसे मारता था? हैग्रिड, उसने धीमे से कहा, मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। मुझे नहीं लगता कि मैं जादूगर हो सकता हूँ। उसे यह देखकर हैरानी हुई कि हैग्रिड हंस रहा था। जादूगर नहीं हो? अच्छा, जब तुम नाराज या डरे होते हो तो क्या कभी तुम्हारे साथ कुछ अजीब घटनाएं हुई हैं? हैरी ने आग की तरफ देखा। अगर इस तरह से सोचा जाए तो हर वह अजीब चीज जिससे उसके अंकल आंटी उससे बुरी तरह नाराज हुए थे तब हुई थी जब हैरी या तो डरा हुआ था या फिर गुस्से में था। जब डडली का गैंग उसका पीछा कर रहा था तो न जाने कैसे वह उन लोगों की पहुंच से दूर चला गया था। जब वो बेहुदा कटिंग के बाद स्कूल जाने से डर रहा था तो उसके बाल अपने आप बढ़ गए थे। और आखिरी बार जब डडली ने उसे मारा था तो क्या उसने बदला नहीं ले लिया था? हालांकि उसे यह पता नहीं था कि वह ऐसा कर रहा था। क्या उसने उस सांप को नहीं छोड़ा था? हैरी ने हैग्रिड की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और हैग्रिड पहले से ही उसे देखकर मुस्कान बिखेर रहा था। देखा, हैग्रिड ने कहा, हैरी पॉटर जादूगर कैसे नहीं है? तुम जरा सा ठहरो तो सही, तुम हॉगवर्ट्स में मशहूर हो जाओगे। परंतु वर्नॉन अंकल बिना लड़े हार मानने वाले नहीं थे। मैंने पहले ही बता दिया है कि वह नहीं जाएगा, उन्होंने फुफकारते हुए कहा। वह स्टोन वॉल हाई स्कूल में पढ़ने जा रहा है और इसके लिए उसे हमारा एहसान मानना चाहिए। हमने वे चिट्ठियां पढ़ी हैं और उसे बहुत सी वाहियात चीजें चाहिए, जादू मंत्र की किताबें, जादुई छड़ी और पता नहीं क्या। अगर वो जाना चाहता है तो तुम्हारे जैसा बड़ा मगलू भी उसे नहीं रोक सकता, हैग्रिड गुर्राया। लिली और जेम्स का बेटा और हॉगवर्ट्स न जाए? तुम पागल हो गए हो? उसका नाम तो वहां उसी दिन लिखा गया था जब वह पैदा हुआ था। वो दुनिया में जादूगरी और तंत्र के सबसे अच्छे स्कूल में जाएगा। 7 साल वहां रहने के बाद वह खुद को पहचान नहीं पाएगा। वो अपनी तरह के बच्चों के साथ रहेगा जो यहाँ से बहुत अच्छा रहेगा, और वो हॉगवर्ट्स के महानतम हेडमास्टर एल्बस डम्बलडोर की देखरेख में जादू सीखेगा। इसे जादू करतब सिखाने के लिए मैं किसी सन की बुड्ढे को पैसे नहीं देने वाला, वर्नॉन अंकल सीखे, परंतु अब उन्होंने हद पार कर ली थी। हैग्रिड ने अपनी छतरी उठाई और सिर के ऊपर घुमाया और गरजती आवाज में कहा, कभी भी हमारे सामने एल्बस डम्बलडोर की बेइज्जती मत करना। हवा में झूलती छतरी को खट से नीचे लाते हुए उसने उसकी नोक डडली की तरफ कर दी। एक जामुनी रोशनी चमकी, पटाखे की जैसी आवाज हुई, एक तेज चीख सुनाई दी और अगले ही पल डडली अपनी जगह पर नाचने लगा। उसके हाथ अपने मोटे पुट्ठों पर रखे थे और वह दर्द से बिलबिला रहा था। जब उनकी तरफ उसने पीठ की तो हैरी ने देखा कि उसकी पैंट के छेद में से सूअर की मुड़ी घुंघराली पूंछ बाहर लटक रही थी। वर्नॉन अंकल दहाड़े। पिटूनिया आंटी और डडली को दूसरे कमरे के अंदर धकेलते हुए उन्होंने हैग्रिड को आखिरी बार दहशत भरी निगाहों से देखा और अंदर घुसने के बाद दरवाजा धड़ाम से बंद कर लिया। हैग्रिड ने अपनी छतरी की तरफ देखा और अपनी दाढ़ी थपथपाई। हमें अपना आपा नहीं खोना चाहिए था, उसने अफसोस से कहा, परंतु यह वैसे भी पूरी तरह से नहीं हो पाया। हम उसे सुअर में बदलना चाहते थे, परंतु हमें लगता है वो पहले से ही इतना सुअर जैसा था कि उसमें ज्यादा कुछ बदलाव नहीं आ सकता था। उसने अपनी घनी बाहों के नीचे से हैरी को कनखियों से देखा। वैसे अच्छा होगा अगर तुम हॉगवर्ट्स में बात किसी को न बताओ, उसने कहा। सच कहे तो हमें जादू करने की मनाही है। हमें थोड़ा बहुत जादू करने की छूट दी गई है ताकि हम तुम्हारा पीछा कर सके और तुम तक चिट्ठियां पहुंचा सके। यह भी एक कारण है जिस वजह से हम यह काम करने के लिए उतावले थे। आपको जादू करने की इजाजत क्यों नहीं है? हैरी ने पूछा। वह ऐसा है, सच तो यह है कि कभी हम भी हॉगवर्ट्स में थे, परंतु हमें वहां से निकाल दिया गया। हमारे तीसरे साल में उन्होंने हमारी जादुई छड़ी के 2 टुकड़े कर दिए, परंतु डंबलडोर ने हमें वहां पर रखवाले के रूप में रहने दिया। डंबलडोर महान है। आपको वहां से क्यों निकाला गया? अब बहुत देर हो चुकी है, कल हमें बहुत सा काम करना है, हैग्रिड ने जोर से कहा।
कल शहर जाना है और तुम्हारी किताबें और बाकी का सामान लेना है। उसने अपना मोटा काला कोट उतारा और हैरी की तरफ उछाल दिया। तुम इसे ओढ़कर सो सकते हो, उसने कहा। अगर ये थोड़ा हिले डुले तो परेशान मत होना। मुझे लगता है किसी जेब में एक दो चुईयां होंगी।